वेलकम। मैं राधा कृष्ण स्वागत करता हूं आपका आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में। क्विज के सीरीज़ में साइंस का जो क्विज शुरू हुआ है उसका जो पहला टॉपिक है उसमें रक्त से संबंधित कुछ सवाल दिए गए हैं। मैंने आपको रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा दिया है, रक्त का संगठन वगैरह सब कुछ पढ़ाया था। उस पर अब क्विज का सीरीज शुरू हुआ है, तो आज पहला क्विज है और ये आगे मतलब जो है कंटिन्यू रहेगा। तरीका क्या होगा, हम लोग जो है जो तरीका अपनाएंगे वो ये कि एक सप्ताह, ध्यान देंगे, एक सप्ताह 2 क्विज करेंगे जीएस के। एक आपका होगा साइंस का और फिर होगा इसके साथ इकोनॉमी का, ठीक। और अगले सप्ताह जो हम लोग क्विज करेंगे उसमें जो होगा आपका पॉलिटी का और ज्योग्राफी का, ठीक। इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर हिस्ट्री पर आएंगे, ठीक। और हिस्ट्री वाले सर भी जो है आपको हिस्ट्री का क्विज अलग से जो है वो कुछ क्वेश्चन बना करके आपको देते रहेंगे, ठीक। तो सारे के सारे सब्जेक्ट जो है ऐसे क्लियर होते जाएंगे। तो साइंस वाला है, अभी इसके बाद आपका ज्योग्राफी वाला मिलेगा आपको, सॉरी इकोनॉमी वाला। तो साइंस वाले में देखिए यहाँ पर आपको रुधिर से संबंधित जो चीजें हैं उसको देखिए। बोलता है कि सबसे पहले रुधिर का काम क्या है, फटाफट समझ लेते हैं। बोलता है कि रुधिर का काम मुख्य है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक। अब देखिए हम लोग कुछ भी खाते हैं अगर, तो पोषक तत्व बनता है। उस पोषक तत्व को अंग तक पहुंचाने का काम, अब आप समझिए कि आपके शरीर के एक एक अंग को, कोशिका को ऊर्जा चाहिए होगा, पोषक तत्व चाहिए होगा, ठीक। तो पोषक तत्व जो है ले जाकर के कोशिका को देने का काम, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। देखिए अगर कोई कोशिका है तो इसे जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। यह ऊर्जा इसे कहां से मिलेगी, ध्यान दीजिए, जब इस कोशिका को पोषक तत्व मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे। अब देखिए ये जो पोषक तत्व इसे मिलेंगे ये कोशिका उससे डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। पोषक तत्व मिलेंगे, इन पोषक तत्वों को ऑक्सीजन के माध्यम से कोशिका क्या करती है, अपने हिसाब से उसे कन्वर्ट करती है। क्लियर है, ग्लूकोज बन जाता है, उसको मतलब जो है ऊर्जा में परिवर्तित कर लेती है। तो देखिए कोशिका तक, आपके शरीर के किसी भी कोशिका में जो पोषक तत्व पहुंचना है या जो ऑक्सीजन पहुंचना है, जो हार्मोन कहीं पे चाहिए, कुछ भी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो सारा का सारा काम जो है कौन कर रहा है, या ऑक्सीजन कर रहा है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात आप। और अब देखिए तो इसका प्रमुख काम जो है ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। आगे बढ़ते हुए ध्यान देंगे कि बोलता है कि यह शरीर के संपूर्ण भाग का लगभग 7% बोलते हैं कि शरीर में होता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.35 से 7.45 के आसपास इसका पीएच मान होता है। आगे बोलता है कि इसके अध्ययन को, किसके, ये जो रक्त है, रक्त में जो चीजें पाई जा रही हैं, देखिए बेसिकली प्लाज्मा और कणिकाएं होती हैं, ठीक। प्लाज्मा और कणिकाएं होती हैं। कणिकाएं 3 तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ध्यान देंगे मेरी बात, ये जो आरबीसी है, ये जो कोशिका, ध्यान देंगे, है इसके अंदर यहां पर जो द्रव भरा होता है, कोशिका द्रव, वहीं पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये मुख्य रूप से, ध्यान समझिएगा बात, हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन फेरस की अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में, आयरन फेरस की अवस्था में पाया जाता है। फलस्वरूप ये ऑक्सीजन से संयोग कर सकता है, संयोग बना सकता है, मिल सकता है, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो है क्रिया हो सकती है। लेकिन ये जो संयोग होगा ये परमानेंट संयोग नहीं होता है, ये अस्थायी संयोग होता है, ठीक। तो जहां इसको मिलता है वहां पर ये अस्थायी संयोग बना लेता है
और अस्थायी संयोग बना करके आगे ये बढ़ता है, और जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, संयोग बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन करके जब ये आगे बढ़ रहा होता है तो जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहीं पर ये विघटित होकर के ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो ये खेल है इसका जो है कि आखिर में ये किस रूप में होता है, तो आयरन फेरस की अवस्था में होता है, ठीक है। इसका संयोग, ध्यान दें, सवाल पूछता है बार बार, इसका संयोग ऑक्सीजन से स्थायी ना होकर के अस्थायी होता है। क्लियर? आगे ध्यान देंगे मेरी बात कि इन सब का जो अध्ययन है उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं, हेमेटोलॉजी। और बोलता है कि एक मनुष्य एक बार में 1 यूनिट रक्तदान कर सकता है, वह यूनिट की जो मात्रा बोलते हैं उसको 450 ml रक्त को 1 यूनिट कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, बोलता है कि अगर रुधिर के प्लाज्मा से फिब्रोनोजन प्रोटीन निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसे हम लोग सीरम कहते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा मेरी बात, यहां पर बोलता है कि हाँ, ये जो रक्तदाब है ना, ध्यान देंगे, रक्तदाब संकुचन और प्रंकुचन का जो सिस्टोल और डायस्टोल होता है, आप ये देखिए रक्तदाब क्या होता है, फटाफट समझिए कि अगर ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो है हार्ट है, ठीक है, मान लो कि हार्ट है, ठीक, तो यहां पर हार्ट में 4 चैम्बर होंगे, ठीक, 4 चैम्बर होते हैं। ध्यान देंगे यहां पर ये जो 4 चैम्बर होते हैं, ये 4 चैम्बर है। देखिए यहां से जब ये देखिए अशुद्ध रक्त यहां आता है, पहले ये अशुद्ध रक्त यहां से फिर यहां आएगा, और ये अशुद्ध रक्त फिर इस रास्ते से यहां से, ठीक है, ये इस रास्ते से जो महाधमनी है वो लेकर के जाएगी, पल्मनरी जो वेन है वो लेकर के, सॉरी पल्मनरी आर्टरी जो है वो लेकर के यहां से जाएगी, और ये जो धमनी यहां से लेके जाएगी वो कहां ले जाएगी, फेफड़े में ले जाएगी। फेफड़े में जब ये जाएगा तो वहां से शुद्ध होकर के फिर पल्मनरी शिरा के द्वारा जो है यहां लाया जाएगा, ये शुद्ध होगा, शुद्ध होकर के आ रहा है यहां पर, ठीक है, छन के नहीं आ रहा है, शुद्ध होकर आ रहा है। छनने का काम यह नहीं होता है, शुद्ध होने का काम होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड होकर के जब यहां आ चुका है, यहां से यहां आएगा, फिर यहां से ये वापस इस रास्ते से, ठीक है, इस रास्ते से सारे शरीर के पूरे अंग में जाएगा। तो ये जो यहां से जा रहा है तो ये इसके दीवारों पर, धमनियों की दीवारों पर जो है क्या करता है, प्रेशर डालता है, धमनियों की दीवारों पर प्रेशर डालता है। जो शुद्ध रक्त जा रहा होता है उसका कुछ प्रेशर होता है। प्रेशर 2 तरह का होता है, ठीक है, एक होता है तब जब ये जो चैम्बर है ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तब, और ये जो चैम्बर है ऐसे खुलेगा तब, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहां बड़ी तेजी से रक्त जाएगा, तो यहां पर जो दबाव पड़ रहा होगा इसकी नली में, वहां पर दबाव ज्यादा होगा, और जब ये ऐसे फूल जाएगा, ठीक है, तो यहां पर जो दबाव पड़ रहा होगा वो दबाव कम हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो दबाव है इसको जब मापते हैं तो मापन का जो यंत्र होता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ध्यान देंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर उल्टी बाह की धमनी, लोग आप जाइए दाहिने हाथ में भी लगा देते हैं, गलत है, उल्टी बाह की धमनी, ठीक, उल्टी बाह की धमनी से नापा जाता है, ठीक है। अगर आप समझें क्यों उल्टी बाह की धमनी से नापा जाता है तो आप देखिए रक्त के बाएं भाग से ही जो है यहां, सॉरी, हृदय का ये दाहिना भाग है, ये बायां भाग है, बाएं भाग से ही जो है ये रक्त निकलना शुरू होता है, ठीक। तो बाएं इसमें कफ लगाते हैं, कफ होता है ना जो, मतलब लगाते हैं, और उसको पंप हवा भरते हैं, ठीक है। हवा भरने क्यों भरते हैं, धमनी को जाम करते हैं, धमनी को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। हवा भर करके जो धमनी ऊपर यहां बह रही होती है तो धमनी से जिसमें रक्त जा रहा होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ध्वनि सुनी जाती है,
और तुलना किससे की जाती है? तुलना की जाती है एक पारा उसमें लगा होता है। अगर आपने देखा हो तो एक पारा मतलब वायुमंडलीय दाब से उसकी तुलना की जाती है। ठीक, तो वायुमंडलीय दाब से हमेशा अंदर का जो दाब होता है वो अधिक होता है। क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो ये स्थिति है, उससे तुलना करके देखा जाता है कि कितनी बार ये आवाज कर रहा है, आवाज सुना जाता है, तो वहां से निकाला जाता है। कान में देखिए स्टेथोस्कोप लगा करके आवाज भी सुनते हैं उसकी। ठीक है, तो जब चढ़ रहा होता है तो आपको आवाज सुनाई देता है, दूसरे में आवाज नहीं सुनाई देता है। तो यहां पर ध्यान देंगे मेरी बात, कुल मिलाकर के यहां पर जो इसका खेल है वो कुल मिलाकर के यही है कि ये जो यहां पर नली पर प्रेशर पड़ रहा है इसी को मापा जाता है, और इसको मापन का जो यंत्र होता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। वायुमंडल से ज्यादा हमेशा प्रेशर रहता है। ठीक है, और ये जो प्रेशर आएगा वो 120/80 मतलब 120/80 mm जी। 120 होगा जब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूं ऐसे, और जब ये ऐसे शिथिलन में आ जाएगा तो फिर 80 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी को सिस्टोल डायस्टोल कहते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होता है ये, है ना, इसके पहले भी मैंने टॉपिक में बताया हुआ है। आगे बोलता है कि इस रुधिर की जो उत्पत्ति होती है बेसिकली मेसोडर्म में होती है। और ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे, बोलता है कि ये जो रुधिर है अगर इसको सुरक्षित रखना है तो बोलता है 4 डिग्री सेल्सियस पे या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इसको आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं, जो इस पर सवाल आपको जो है दिए गए थे। ठीक, तो सवालों पर जो है बढ़ते हुए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सवाल, कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं। तो सवाल पहला है, बोलता है हीमोग्लोबिन क्या है? देखिए हीमोग्लोबिन यहां पाया जा रहा है। क्लियर? मनुष्य के जो कणिकाएं हैं उसमें आरबीसी के अंदर यहां पाया जा रहा है। ठीक, तो बोलता है वनस्पतियों में पाए जाने वाला पदार्थ ये तो है नहीं, मानव रक्त के कणिकाओं के आरबीसी वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसी के कारण रक्त लाल होता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बोलता है रुधिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोलता है मानव के रुधिर में 55% प्लाज्मा पाया जाता है। सही है। ठीक, आगे बोलता है प्लाज्मा में 90% जल होता है। यह भी सही है। आगे बोलता है आरबीसी को वीर सिपाही की संज्ञा दी जाती है। ध्यान देंगे, बात यहां पर समझेंगे। वीर सिपाही की जो संज्ञा दी जाती है वो आरबीसी को नहीं बल्कि डब्ल्यूबीसी को दी जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो वीर सिपाही की संज्ञा आरबीसी को नहीं मिलती है, डब्ल्यूबीसी को मिलती है। इसमें क्या दिया हुआ है? आरबीसी को मिलती है, तो गलत होगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बिल्कुल सही, आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। समझ पा रहे हैं बात आप? क्लियर है? तो यहां पर जो पहला लाइन है वो भी सही है, दूसरा लाइन भी सही है, चौथा लाइन सही है, तीसरा लाइन गलत है, इसलिए बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बोलता है रक्त का शरीर में क्या कार्य है? शरीर में क्या कार्य है रक्त का? मुख्य रूप से इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का ही है। सब चीज को लक्षित जगह तक पहुंचाना, जहां जिस चीज की जरूरत हो उसको वहां पहुंचाना इसका प्रमुख काम होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रमुख काम होता है, परिवहन का काम होता है इसका। ठीक है, तो बोलता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। सही है। भोजन पचाने में सहायता करना, नहीं, भोजन पचाने में और रक्त सहायक नहीं होता है। भोजन पचाने के लिए जो पाचक रस होते हैं वो सहायक होते हैं, एंजाइम्स होते हैं वो जो है सहायक होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स कुछ मतलब होते हैं वो भी सहायक होते हैं। तो ये नहीं होता है, कौन? रक्त भोजन पचाने में सहायक नहीं होता है। आगे बोलता है शरीर में तरलता बनाए रखने के लिए। बोलता है शरीर में तरलता रक्त से नहीं, आगे उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए पहला सही है एकदम, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना एकदम सही है। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। आगे बोलता है मनुष्य का औसत रक्तचाप, यही है ना, 120/80 mm। मैंने केवल एम लिखा है, mm है, mmHg। ठीक, आगे बोलता है किस यंत्र से रक्त दाब का मापन किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर।
अगला सवाल बोलता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। हीमोग्लोबिन के संबंध में, ठीक है। बोलता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बिल्कुल सही, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये जो लाइन है ये कहीं से भी जो है गलत नहीं है। ध्यान देंगे मेरी बात, हीमोग्लोबिन में जो रूप इसका होता है कुछ इस तरह होता है, यही तो ऑक्सीजन को, देखिए ना, हीमोग्लोबिन आयरन फेरस की अवस्था में पाया जाता है, इसलिए यह संयोग कर सकता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, यानी ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेता है और उसको लेकर के ट्रेवल करता है, ठीक, तो सही है। बोलता है केचुआ एक प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, यह भी लाइन सही है, इसको नोट याद कर लीजिएगा। अगला बोलता है इसमें लौहांश पाया जाता है, ठीक है, देखिए लोहे का अंश पाया जाता है, बिल्कुल सही है। आगे बोलता है हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। मैंने बताया अभी कि आरबीसी का रंग लाल इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो सही है, चार के चारों लाइन सही है। अगला बोलता है जब सामान्य व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है तो उसका ब्लड प्रेशर, देखिए जब सामान्य व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है तो उसके जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, जो धमनियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, ठीक, धमनियां सिकुड़ने लगेंगी, हार्ट वैसे ही काम कर रहा है, ठीक, हार्ट पंप कर रहा है रक्त को और धमनियां जो रास्ता है रास्ता सिकुड़ गया है, तमाम कारण होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तमाम चीजें होती हैं, ठीक। तो उसके कारण क्या होता है कि इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक। तो यहां पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो होगा वो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन बोलता है हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, ठीक है, मतलब रक्त का दाब तुलना में वायुमंडल के, तो हमेशा मैंने बताया कि जब आप रक्त दाब देखिए जब नापा जाता है तो वायुमंडल का एक जो है जो पारा होता है उससे तुलना करके देखा जाता है, तो हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक। आगे बोलता है संपूर्ण शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार का कितना % है, तो देखिए शरीर के भार का लगभग 7% होती है, लगभग, है ना। आगे बोलता है रुधिर की उत्पत्ति कहाँ होगी, तो मैंने बताया आपको यहाँ पर मेसोडर्म में होती है, ठीक है। क्या होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इसके बारे में हमको चर्चा कर चुके हैं। आगे बोलता है दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन करें। पहला, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता रखता है, देखिए ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता रखता है। ये क्षमता क्यों है, क्योंकि इसमें ये आयरन फेरस की अवस्था में होता है, समझ पा रहे हैं। आगे बोलता है यह ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, देखिए ऑक्सीजन से संयोग करके HbO2 बना रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, ठीक है। आगे बोलता है यह अस्थायी रूप से बना यौगिक है, अस्थायी रूप से बना यौगिक है, ये देखिए अस्थायी रूप से बना यौगिक है जो जहां कम ऑक्सीजन होगा वहां जाकर के विघटित हो जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, तो यही लाइन बोला हुआ है, यह अस्थायी रूप से बना यौगिक है जो कम ऑक्सीजन वाले भागों में विघटित होकर ऑक्सीजन को स्वतंत्र कर देता है। अगला बोलता है हीमोग्लोबिन WBC में पाया जाता है, देखिए हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, RBC में पाया जाता है, WBC में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके 11 क्वेश्चन हो गए। अब ध्यान देंगे मेरी बात को, 2 मिनट यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि क्या स्थिति बन रही है। देखिए पढ़ाई के लिए जो जरूरी है, जो आवश्यक है, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि लगातार जो है ये जो प्रैक्टिस की चीज है उस पर आपको हमेशा ध्यान देना है ना। मैं जो करा रहा हूं आपको, अगर आप केवल इसी पर निर्भर होकर के मेहनत करें, यकीन मानिए मेरा, आप जैसे ही, मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि 2 महीना बीतने दीजिए, 2 महीने बाद आप देखेंगे कि आपको कोई भी पेपर आप उठाएंगे आपको लगभग सवाल आते रहते हैं। ये हालत में आपको मैं पहुंचा दूंगा, बशर्ते आप उस जो है मतलब तन्मयता से पढ़ाई तो करिए। मैं सारे क्वेश्चन टच कर डालूंगा, है ना, सारे टॉपिक टच कर डालूंगा। जो प्लान है उस प्लान के हिसाब से मैं हर टॉपिक पर, मतलब कोई भी टॉपिक हो उस पर लगभग 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में कराने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक।
टॉपिक वाइज, है ना। ऐसे पॉलिटी का करा रहे हैं, ऐसे आपको ज्योग्राफी का कराए। टॉपिक छोटा है तो कम क्वेश्चन रहेगा, टॉपिक बड़ा है तो लंबा चलेगा, उसमें ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। और उसमें क्वेश्चन दोनों प्रकार के रहेंगे। कौन कौन से? देखिए, एक क्वेश्चन वो जो पहले पूछे गए हैं, दूसरे क्वेश्चन वो जो पूछे जा सकते हैं इस साल। और इसमें भी एक और बाइफर्केशन रहेगा, वो ये कि एक फैक्चुअल क्वेश्चन रहेगा, एक जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। फैक्चुअल क्वेश्चन जो होता है वो जो है डायरेक्टली याद करने वाला होता है। तो मेरा जो क्लास होता है जनरली उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो ये एक अच्छा माध्यम होगा उसमें कि आप फैक्चुअल क्वेश्चन को जो है कर पाए। ध्यान देंगे मेरी बात, इवनिंग टाइम में रेगुलर बेसिस पर आपका एक क्लास मैं बेसिक कॉन्सेप्ट देता रहूंगा, ठीक है। उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस सब चलता रहेगा, ठीक है। उसको आप ना मिस करें, वो आपका बेस तैयार करेगा। और मॉर्निंग में आपको क्विज जो होता है शाम को, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं रेगुलर बेसिस पे देता रहूंगा। यकीन मानिए, आप इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके देखिए लगातार, फिर आप देखिए आपकी पढ़ाई में जो परिवर्तन आएगा, जो आपके नॉलेज में परिवर्तन आएगा, वो अतुलनीय होगा। उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती है। आप जब इम्तहान में जाओगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि यस आई कैन डू इट। इम्तहान में जाने से पहले ही आपको भरोसा होगा कि कहाँ से सवाल पूछेगा। हमको तो सारा टॉपिक पढ़े हुए हैं, सारे टॉपिक का सवाल भी तो किए हुए हैं। मैथमेटिक्स के आप सवाल देखिए, कितने अच्छे अच्छे सवाल जो है आपको दिए जा रहे हैं, और सवालों को लगाने का एक तरीका जो है अलग से विकसित करके आपको दिया जा रहा है। ध्यान देंगे, हो सकता है कि क्वेश्चन आपको ऐसे मिलें जो कि तमाम जगहों पर उपलब्ध हों, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो सॉल्यूशन अपना यूनिक रहता है हमेशा, ठीक है। उसको लगाने का तरीका वो मैं खुद डेवलप करता हूँ, तो उसको अगर आप बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा आपको, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप कंटिन्यू रहेंगे, समय पर रहेंगे, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। थैंक यू।